Hello students, welcome here again. We are again with you with a new and interesting topic. As you all know, we are already doing physics है तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही. चलिए देखिए, अब हमने जो हमारा स्टार्टअप कर रखा है वो कर रखा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एसी सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट्स को अटैच करके कंपैरिजन कर रहे हैं ईएमएफ का और करंट का. ठीक है, उनके फेजर डायग्राम्स को कंपेयर कर उनका फेज चेक कर रहे हैं कि उनके फेज में एक फेज डायग्राम जब बना रहे हैं तो उनके ईएमएफ में उनके करंट में क्या फेज चेंज आ रहा है, कि क्या करंट लीड कर रहा है या दोनों सेम फेज में चल रहे हैं. ठीक है, तो हम सिंगल सिंगल का कर चुके हैं, सिंगल का हम कर चुके हैं. हम क्या कर चुके हैं, हम एक बार रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर चुके हैं एसी सर्किट को. ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है या ईएमएफ है उसको एक बार हम सिंपल उसको देखिए. हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे तीन चीज़ें अवेलेबल हैं. अकेले रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर चुके हैं, अकेले कैपेसिटर के साथ और अकेले इंडक्टर के साथ. अब हमारे पास नेक्स्ट आते कपलिंग. अब हम क्या करेंगे, दो का गैप करेंगे. एक बार हम क्या करेंगे, दोनों इंडक्टर कैपेसिटर को देखिए ऐसे आपके पास क्या क्या अवेलेबल है. हम क्या करेंगे, एक बार दो कैपेसिटर इंडक्टर को जोड़ेंगे, फिर हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, फिर हम इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं और फिर तीनों इकट्ठा ले लेंगे. तो इस तरीके से टोटल 7 केस बनेंगे हमारे. सो वेलकम हियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्लास +2 फिजिक्स यूनिट 4B EMI एंड AC, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट. सो दिस इज चैप्टर 7 एंड वी आर डूइंग पार्ट 10. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. So our today's topic, we have to solve AC circuit containing resistance and inductance. जब दोनों से कनेक्ट करेगा तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने सिंपली वही केस लेना है. सो वी हैव टू अप्लाई एन अल्टरनेटिंग EMF. ठीक है, बट अब की बार जो अल्टरनेटिंग EMF होगी हमें वो क्या करनी है, दोनों पे अप्लाई करनी है. किस पे अप्लाई करनी है, दोनों पे अप्लाई करनी है. क्लियर. सो देखिए, ये हम यहाँ पे हमने ले लिया है अपना रेजिस्टेंस और यहाँ पे हमने अपना ले लिया है इंडक्टर. ओके, हाँ जी. सो ये क्या है, ये आपके पास है सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. हम हमेशा इसको यहीं लेके आ रहे हैं, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. ठीक है, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF है ये आपके पास. ओके, और हमने इसको कनेक्ट करा है एक ओमिक रेजिस्टेंस से जिसका रेजिस्टेंस है R. ओके, एंड ए कोयल ऑफ इंडक्टेंस जिसका इंडक्टर है L. एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है हमने इसको, एक इंडक्टर से कनेक्ट किया है. ओके, अब आपको ये दिखाई भी दे रहा है. हाँ जी. सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब जो अच्छा आप ये बताइए मुझे, यहाँ पर जो हमारा अफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड होगा दैट वी आर गेटिंग, जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो दोनों की वजह से होगा, R की वजह से भी और प्लस में L की वजह से. जो R की वजह से रेजिस्टेंस हमें मिलता है वो तो R ही मिलता है. L की वजह से जो रेजिस्टेंस मिलता है वो क्या होता है, XL होता है. हाँ जी, है ना, यही होता है ना. R की वजह से जो रेजिस्टेंस मिला वो तो R ही होता है. बट इंडक्टर भी तो अपना खुद का एक रेजिस्टेंस देगा और दोनों की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों का सम, यानी कि R प्लस XL होगा, दोनों का सम होगा ना, है ना. ओके, हाँ जी. एक बात का और आप ध्यान रखिएगा कि इसमें देखिए हम पहले निकाल चुके हैं, इसमें जो हमारा V है और I है वो क्या करेंगे, दोनों सेम फेज में रहेंगे. दोनों जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है और जो करंट है रेजिस्टेंस का, करंट तो सेम चलेगा, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, वो सेम फेज में है. लेकिन जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में देखिए जो हमारा करंट है वो π/2 पीछे है. किससे किससे पीछे बेटा, EMF ऑफ इंडक्टर. ठीक है, इसमें हमारा करंट क्या करता है, लैग करता है, करंट पीछे है π/2. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इन दोनों को अलग अलग पढ़ चुके हैं, हम दोनों को कंबाइन पढ़ेंगे. ओके, तो जो ओवरऑल जो हमारा अफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो होगा इन दोनों का सम, वो होगा इन दोनों का सम. यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज देखिए ये हमारा I है, ये हमारा VL है. तो इन दोनों का जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, अगर इसको हम कंबाइन फॉर्म में दिखाना चाहें, क्लियर, तो हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन फॉर्म में दिखाते हैं. चलिए हम मान लेते हैं, इसको शो करने के लिए हमने क्या करा, हमारे पास एक RL सर्किट है. फिलहाल हमारे पास क्या है, देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. अगर आपको ये वाला क्लियर हो गया ना बेटा, तो उसके बाद L से ये वाले सर्किट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी. ध्यान से करिए, अच्छे से करिए, करते रहिए.
हाँ जी, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास देखो क्या है, एक रेजिस्टेंस होगा, एक एल होगा और सी। रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर हम इनको अलग अलग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड हम कर चुके हैं, थर्ड। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक तो हो सकता है कि हम आर एल बना लें, सेकंड क्या हो सकता है एल सी, थर्ड क्या हो सकता है आर सी। अब हम ये वाला पढ़ रहे हैं फोर्थ केस, फिर हम ये पढ़ेंगे फिफ्थ केस, फिर हम ये पढ़ेंगे सिक्स्थ, और लास्ट क्या हो सकता है, तीनों ही कंबाइन हो जाए, यानी कि एल सी आर। ये सेवन्थ केस थी, ये मैं आपको बता रही हूँ। अलग अलग हम पढ़ चुके हैं, अब हम इन दोनों को कंबाइन पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो कंबाइन पढ़ेंगे तो हम इसका अफेक्टिव रेजिस्टेंस भी तो देखेंगे ना बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या करेंगे। अब हम आर एल सर्किट, वोल्टेज लीड से करंट इन फेज एंगल फाई। अब हमने देखा कि जो ओवरऑल आर एल सर्किट है, देखिए जो आर एल सर्किट हम बना लेते हैं। चलिए सो देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे हम, इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या कह रहा है कि देखिए आई और ये दोनों आई है, ये तो सीरीज में दोनों, तो ये तो इसी लाइन पे चलेंगे हॉरिजॉन्टल पे। लेकिन देखिए ये लाइन तो इसके साथ है हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये 90 डिग्री आगे है। तो देखिए आई तो दोनों का इसी में हो गया, वी आर भी इसी में हो गया, आई वी आर रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन जब हम इंडक्टर की बात करेंगे तो आई तो इस पे रहेगा, लेकिन वी एल आगे रहेगा π/2, तो हमने इसको आगे कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो आ गए। ठीक है, ये देखिए हम जब वो करते हैं वेक्टर एडिशन वाला सिस्टम करते हैं, तो ये मान लो हमारे पास वी आर है, ये वी एल है। ठीक है, तो इनका जो दो हमारे पास वेक्टर इस तरीके से जा रहे हैं, तो उनको ऐड करने का तरीका है, तो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। हमने लगा दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हम इसका पैरेललोग्राम हमने पूरा किया और हमने वो लगा दी। तो वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमने एक ट्राइंगल कंसीडर करी, तो हमें वी की जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, वी क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो हम इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आपको बताइए। देखिए हाइपोटेनस को पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। और अगर हम वी की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अब हमें वी आर की वैल्यू चाहिए और वी एल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब वी आर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप इन रजिस्टर, एंड वी आर इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन इंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आई तो सेम ही चल रहा है ना इनमें दोनों में, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है वी क्या होता है, आई आर। तो यहाँ पे वी क्या हो जाएगा, आई आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, यहाँ का आर क्या है, एक्सएल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप एक्सएल, यानी कि वी एल की वैल्यू आ गई आई एक्सएल, और यहाँ पे वी आर की वैल्यू क्या आ गई, आई आर। दोनों की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, दोनों की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देन वी आर गेटिंग वी इज इक्वल टू अंडर द रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेटा आप याद रखिए, सिंगल की बात थी तो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। ठीक है, अब जब कंबाइन की बात आ गई तो अब हमारे रेजिस्टेंस जो इन दोनों का कंबाइन होके जो हमारे पास आएगा उसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस है बेसिकली, ये भी रेजिस्टेंस की ही फॉर्म। ठीक है, लेकिन ये कब यूज होता है, जब उनको हम कंबाइन करते हैं, चाहे दो को करे चाहे तीन को करे। सिंगल की बात आई थी तो ये आपके पास रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस था। ठीक है, जब कंबाइन कर दिया तो हमें इम्पीडेंस, तो हम इसका इम्पीडेंस ही निकाल रहे हैं कि इस पर कितना इम्पीडेंस होगा। तो देखिए हम इन दोनों को कंबाइन कर दिया, आई स्क्वायर हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। ये क्या है हमारे पास, ये रिजल्टेंट है, यानी कि ओवरऑल वोल्टेज हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इस आई स्क्वायर को इससे बाहर निकाल लेते हैं। तो वी हो जाएगा आई अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। इस आई को इसके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का सिंबल है ये इम्पीडेंस।
रेजिस्टेंस, बिकॉज जो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आया है ये क्या है, सम ऑफ आर प्लस एल, तो ये हमारे इम्पीडेंस, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका हो जाएगा आर स्केयर प्लस एक्स एल का स्केयर, तो ये क्या आ गया इम्पीडेंस। और या यू कैन से दैट, या आप ये कह सकते हो दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस विच इज ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल सर्किट, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर एल सर्किट। तो ये आर एल सर्किट का क्या आ गया आपके पास, इम्पीडेंस आ गया, ठीक है। अब हम फेज एंगल की बात करते हैं, यानी कि डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फेज एंगल, ठीक है। तो फेज एंगल के लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट टेन फाई क्या होता है हमारे पास, क्योंकि फेज टेन फाई का था ना, तो टेन फाई के टेन क्या होता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है ना वी एल, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास वी एल, बेस क्या है वी आर, तो दोनों को डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन फाई मिल जाएगा। तो चलिए टेन फाई निकालते हैं। सो टेन फाई क्या हो जाएगा आपके पास, वी एल अपॉन वी आर, क्लियर, ओके, हाँ जी। तो वी एल को हम क्या लिख सकते हैं, वी एल को हम लिख सकते हैं आई एक्स एल, और इसको क्या लिख सकते हैं आई आर, तो आई से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन फाई आपके पास आ जाएगा एक्स एल अपॉन आर, एक्स एल अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो देखिए बेटा, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन फाई, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एल अपॉन आर, तो ये हमारे पास आ गया टेन फाई, ठीक है, ये हमारे पास फेज एंगल आ गया, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन एरल सर्किट वोल्टेज लीड द करंट बाय ए फेज एंगल फाई, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये मैंने जो फाई बोला है ये क्या है हमारे पास, फेज एंगल है, क्या है, सॉरी फेज एंगल है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इन आर एल सर्किट, इन आर एल सर्किट voltage lead the current, voltage lead the current by phase angle phi, ठीक है, तो यही हमें इसमें निकालना था। सो होप आपको सारा समझ आ गया। हमने सिंपल इसमें क्या निकाला, हमने इम्पीडेंस निकाला, ओके, और हमने फेज एंगल निकाला। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग, ठीक है, कैपेसिटर, इंडक्टर, क्लियर, और कैपेसिटर रजिस्टर ये हमारे रहते हैं, इनको भी हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आया है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस पे बेस्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कोयल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओम एंड इंडक्टेंस 1.0 हेनरी, ठीक है, रेजिस्टेंस भी है उसमें और इंडक्टेंस भी है, इट्स कनेक्टेड अक्रॉस एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रिक्वेंसी 300/2π, ठीक है, हर्ट्ज, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है। हमें करना है कैलकुलेट फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सो व्हाट वी आर हैविंग, सो वी आर हैविंग आर इज गिवन टू अस 300 ओम एंड एल इज 1.0 हेनरी। हमें क्या निकालना है, फेज एंगल, अभी हमने निकालना सीखा था, ओमेगा एल अपॉन आर हमने फाइंड आउट करा था। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π म्यू एल अपॉन आर, ठीक है, हाँ जी। देखिए म्यू भी हमें गिवन है, वो हमने लिखा नहीं, 300/2π हर्ट्ज ये हमें लिख रखा। तो हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज को पुट करते हैं, 2π इंटू म्यू कितना दे रखा है, 300/2π इंटू 1.0 इंटू 1/300, ये सब हमें गिवन है। सो हम क्या करते हैं, वो कट कर देते हैं, दिस इज कट बाय दिस, दिस इज कट बाय दिस, तो हमारे पास 1 बचा। इट मीन्स वी आर हैविंग 10 फाई इज इक्वल टू 1, यानी कि फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1। और 10 की वैल्यू 1 कब होती है, जब हमारा फाई कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। सो दिस इज द फेज डिफरेंस, और यू कैन से फेज एंगल दैट वी वांट टू फाइंड आउट। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प रन्स एट 80 वोल्ट DC, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है वो इतने वोल्ट पे रन करता है
और जो कंज्यूमिंग पावर है उसकी वो है 10 एम्पियर करंट टू 100 वोल्ट। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। हमें कैलकुलेट करना है इंडक्टेंस ऑफ चोक रिक्वायर्ड, जो हम चोक कॉइल यूज़ कर रहे हैं उसका इंडक्टेंस हमें बताना है। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सो इन आवर क्वेश्चन नंबर 2 वी आर हैविंग V इज गिवन टू अस 80 वोल्ट, I 10 एम्पियर एंड EV आपको कितना दे रखा है 100 वोल्ट, ERMS या आप EV बोल दो, आपकी मर्जी है, 100 वोल्ट दे रखा है और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, ओके, हाँ जी। और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है I, या आप इसको बोल सकते हो IV या आप बोल सकते हो IRMS, एक ही बात है। हाँ जी, देखिए ये हमें 10 एम्पियर दे रखा है। सो बेटा व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट एट हियर, वी वांट टू फाइंड आउट L। इसने हमें बोला है कि आप इंडक्टेंस बताइएगा। ओके, अब देखिए क्योंकि हमारे पास दो मटेरियल है, ओके, क्या है, एक तो आपके पास लैम्प, तो लैम्प का रेजिस्टेंस होगा, और एक क्या है आपके पास चोक कोयल, और चोक कोयल को आपको पता है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास LR सर्किट है। तो हम समझ गए LR सर्किट है तो किसकी बात होगी, इम्पीडेंस क्या आएगा Z। ठीक है, तो इम्पीडेंस यहाँ से क्या हो जाएगा Z, EV अपॉन यानी कि ERMS अपॉन IRMS। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास Z। तो इसको हम बोलेंगे Z इज इक्वल टू 100/10, ये आपके पास आ जाएगा 10 ओम। और यहाँ से आप R निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो R कितना आ जाएगा V अपॉन I यानी कि 80/10, तो R हमारे पास आ गया 8 ओम। ये R की वैल्यू आ गई और ये Z आ गया, मतलब ये तो आ गया RL सर्किट के लिए, वो सिंपल R के लिए निकाला हमने। ठीक है, अब Z आपको पता है क्या होता है, हम पहले ही कर चुके हैं R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, इसका दोनों का होता है, ओके, हाँ जी। सो इसको हम Z² अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा R² प्लस XL का स्क्वायर। तो R हमारे पास कितना था, अभी हमने फाइंड आउट करा था 8 का स्क्वायर। ठीक है, बट बेसिकली हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें तो XL निकालना है ना, बेसिकली हमें क्या निकालना है, XL निकालना है। तो हम क्या करेंगे, XL का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो XL स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 64। तो XL स्क्वायर आ जाएगा आपका, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वी आर गेटिंग 36। तो XL हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, ये XL की वैल्यू आ गई आपके पास। ओके, अब हमें निकालना है XL। XL क्या होता है, ओमेगा L होता है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2πμL। तो ये हमें फाइंड आउट करना है L। तो देखिए L आप कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे XL अपॉन 2πμ, L की वैल्यू आ जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। XL अभी हमने निकाला है, ठीक है, XL अभी हमने फाइंड आउट करा है। XL हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 6, पाई की जगह 22 और इसका 7 ऊपर चला जाएगा इंटू म्यू। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी गिवन है आई थिंक 50 है, हाँ जी। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो सीधा सोल्व कर देते हैं। और क्या सोल्यूशन हमारे पास, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं कट रहा है ना, हाँ जी। तो देखिए ये कट रहा है 2 3 जा 6 और कुछ नहीं कट रहा है, 7 3 जा 21 अपॉन 22 इंटू 50। ठीक है, सो इसको सोल्व कर देते हैं। हाँ जी, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.019। ठीक है, ये हमारा आ गया हेनरी 0.019, या आप इसको लिख सकते हो 1.9 इंटू 10⁻⁻² हेनरी। एक ही बात है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। होप दिस टॉपिक इज़ नाउ क्लियर टू यू। मैं आपको ये टॉपिक एक एक इसलिए अच्छे से करा रही हूँ ताकि आपको सारे अच्छे से क्लियर होते चले जाएं, साथ साथ आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसका न्यूमेरिकल, इसका थ्योरी वाला पार्ट आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होता चला जाए। ठीक है बेटा,
तो चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू।